अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 उर्दू की का जो हिस्सा नस्र है उसका ये 5वां चैप्टर पूरे चांद की रात है। यूँ अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको जो चारपाई मैंने कराई थी उसके बाद अगला चैप्टर जो है वो इबरत है, जो कि एक अफसाना है, लेकिन वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, यानी वो आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है। इसका मतलब वो आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। तो इबरत के बाद जो अगला अफसाना है पूरे चांद की रात, जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, यानी यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज हम करने वाले हैं पूरे चांद की रात, जो कि एक अफसाना है। तो यहाँ पर ये भी समझते हैं कि अफसाना होता क्या है, हम अफसाना किसे कहते हैं। अगर आप कम लफ्ज़ों में समझना चाहें तो अफसाना वो है ऐसी कहानी जिसमें ज़िंदगी का एक पहलू बयान किया जाए, उसे अफसाना कहते हैं। और अफसाना की खासियत ये होती है कि उसे आप एक बैठाव में पूरी मुकम्मल पढ़ सकते हैं, यानी ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है, थोड़ा शॉर्ट होता है। जो पूरे चांद की रात है इसको लिखने वाले कृष्ण चंद्र हैं। तो आज हम जानेंगे कि इस सबक का खुलासा क्या है, यानी ये जो सबक है इसका निचोड़ क्या है। सियाक व सबाक और तशरीह हमें कैसे करनी है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको दिया जाता है कोई पैराग्राफ और कहा जाता है कि इसकी तशरीह में सियाक व सबाक के कीजिए। और इसके साथ साथ हम लोग इसके अल्फाज को भी देखेंगे कि उसके माने क्या हैं, जो डिफ़िकल्ट लफ्ज़ हैं उनके क्या माने हैं, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरे चांद की रात, इसको लिखने वाले जो हैं वो कृष्ण चंद्र हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और यहाँ पर मैंने इस PDF में इनकी फ़ोटो भी मेंशन कर दी, इनकी फ़ोटो भी ऐड कर दी। वो इसलिए किया कि अगर आपको कहीं किसी बुक में ये नज़र आए तो आप फ़ौरन से पहचान जाएं कि ये कृष्ण चंद्र हैं। और कृष्ण चंद्र के बारे में एक चीज़ आप और याद रखिए कि जो कृष्ण चंद्र हैं इनको शहंशाह अफसाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इनको शहंशाह अफसाना। ये आपके एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें पूछा जा सकता है कि शहंशाह अफसाना किसे कहते हैं, तो वो हैं कृष्ण चंद्र, याद रखिए। अब हम इस सबक का खुलासा देखते हैं कि इसका सबक का निचोड़ क्या है, पूरा सबक है क्या। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़कर। तो सबक का खुलासा है कि कृष्णचंद्र ने अपने अफसाने पूरे चांद की रात को बहुत ही सलीके से पेश किया है। इस अफसाने के 2 बाब हैं, यानी 2 हिस्से हैं। पहले बाब में उन्होंने मंजरकशी की है कि हीरो एक खूबसूरत और कमसिन कश्मीरी लड़की से मिलता है जो फलों और मेवों से उसकी खातिर करती है। इस दौरान हीरो लड़की से मोहब्बत कर बैठता है और उससे शादी करना चाहता है। जैसे ही वो शादी की बात करने जाता है तो वो लड़की उसे एक मर्द के साथ बैठी हुई दिखाई देती है। वो उसके साथ न सिर्फ हंस बोल रही थी बल्कि उसे अपने हाथ से खाना भी खिला रही थी। हीरो समझता है कि लड़की उस मर्द से मोहब्बत करती है और ये उस लड़के की गलतफहमी होती है। अक्सर हम देखते हैं जो रिश्ते ख़राब होते हैं उनमें ज़्यादातर जो होता है वो गलतफहमी होती है। हम लोग ऐसा नहीं कर पाते कि एक दूसरे से जाकर बात कर लें और जो चीज़ें हैं उनको क्लियर कर लें, सारे डाउट जो हैं वो क्लियर कर लें, लेकिन ऐसा करने से बचते हैं और अपने आप से जो हम सोचना चाहते हैं उसको सोच लेते हैं और इससे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं।
तो यहाँ पर जो ये लड़की बात कर रही होती है जिस मर्द के साथ, हंस के और उसको खाना खिला रही होती है, दरअसल वो उसका सगा भाई होता है। लेकिन हीरो ये नहीं समझ पाता, ना ही उससे जाकर ये पूछता है, बल्कि चुपके से जाके देखता है और वहाँ पर वो ऐसा देखता है माहौल, तो उसको लगता है कि वो लड़की जो है वो मुझे धोखा दे रही है और इस लड़के से मोहब्बत करती है। और ये सोचकर वो वहाँ से चला जाता है और फिर अलग से वो शादी कर लेता है। और जो वो लड़का होता है वो उसका भाई उससे मिलने आता है और फिर वो कहती है कि ठहरो, मैं तुम्हें अपने हीरो से मिलवाती हूँ, यानी वो उससे मुलाकात कराना चाहती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इसके बाद अगला है कि वो उसको छोड़कर चला जाता है और शादी कर लेता है। जैसे मैंने आपको बताया, करीब 50 साल के बाद वो फिर उसी जगह लौट कर आता है जहाँ वो औरत अपने बच्चों के साथ एक मकान में रह रही है। यानी वो 50 साल काफ़ी अरसे के बाद वापस उसी जगह पे आता है जहाँ उसको उस लड़की से मोहब्बत होती है। और फिर जब वो आकर देखता है, इतना अरसा गुजर जाता है कि उनके बच्चों की भी शादी हो जाती है और उनके पोती पोता हो जाते हैं। हीरो को इस बात का इल्म होता है कि वो लड़की भी उसको पसंद करती थी और वो शख्स जिसको वो लड़की अपने हाथ से खाना खिला रही थी वो और कोई नहीं, उस लड़की का सगा भाई था। वो हीरो से मुलाकात करना चाहती थी, मगर हीरो गलतफहमी का शिकार होकर वहाँ से चला गया। अब दोनों के बच्चे बड़े हो चुके थे। मुसन्निफ ने कश्मीर की मंजर निगारी बहुत दिलकश अंदाज में की है, यानी जो दूसरा हिस्सा है उसमें कश्मीर की वादियों का जिक्र किया है कृष्णचंद्र ने। अब हम जानते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो सबक का खुलासा है। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जो आप अगर सबक देखेंगे तो काफ़ी बड़ा होता है, तो इसको मैंने कम शब्दों में आपको बताया कि इसका निचोड़ है क्या। आप पूरी कहानी इससे समझ जाएंगे। लेकिन एग्ज़ाम में आपके यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, आपको पैराग्राफ दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि इसका सियाक व सबाक और तशरीह कीजिए, तो जिसके लिए आपको नंबर दिए जाते हैं। तो यहाँ अप्रैल का महीना ये मैंने इसलिए लिखा, ये आपके बुक का हिस्सा है, इसको पूरा नहीं लिखा क्योंकि आपकी बुक में ये चीज़ें मिल जाएंगी। फिर डॉट 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 करके पूरा एक पैराग्राफ लिया और लास्ट का जो था गाते जाएंगे, यानी शुरुआत का है अप्रैल का महीना और फिर उसके बाद लास्ट का है गाते जाएंगे। तो अब इसका सियाक व सबाक हम देखेंगे और उसके बाद तशरीह करेंगे। तो सियाक व सबाक में आप लिखिए कि ये पैराग्राफ या ये इबारत या ये इक्तिबास, आप यहाँ पर कोई चीज़ भी लिख सकते हैं या ये नसरी पारा भी कर सकते हैं। तो ये पैराग्राफ कृष्णचंद्र के अफसाना पूरे चांद की रात से लिया गया है। इस इबारत में अफसाना निगार ने कश्मीर की मंजरकशी बड़े ही खूबसूरत अंदाज में की है। इसके बाद तशरीह करते हैं। तो तशरीह में आप लिखिए कि इस अफसाने में मुसन्निफ यानी कि कृष्णचंद्र की बात हो रही है। तो इस अफसाने में मुसन्निफ मौसम बहार का जिक्र करते हुए कहते हैं कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और हल्का जाड़ा पड़ रहा था। बादाम के दरख्त फूलों से लदे हुए थे। चारों तरफ बहार ही बहार थी और पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों के नीचे बर्फ घास पर सफ़ेद फूलों जैसी चादर बिछा देती थी। अगले महीने तक सफ़ेद फूल जैसा ये बर्फ दूब की घास के में जज्ब हो जाएगा। इस घास का गहरा हरा रंग ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा और बादाम की शाखों पर हरे हरे बादाम पुखराज की नगीनों की तरह झिलमिलाएंगे। तो बस आप इतना लिखेंगे और आपको नंबर मिल जाएगा। इसके बाद अगला पैराग्राफ है कि पुल के जंगले डॉट 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 सुन हो गए। तो इसका सियाक व सबाक आप लिखिए कि ये इबारत पूरे चांद की रात सबक से ली गई है। इसके अफसाना निगार कृष्णचंद्र हैं। इसके बाद तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि मुसन्निफ कहता है। मुसन्निफ से मुराद यहाँ कृष्णचंद्र से है। तो कृष्णचंद्र कहते हैं कि मैं पुल के जंगले का सहारा लेकर काफ़ी वक्त से उसका इंतज़ार कर रहा था। इसी इंतज़ार में शाम हो गई और चारों तरफ धुंधलका सा छाने लगा, यानी चारों तरफ अंधेरा होने लगा। झील को जाने वाले हाउस बोट पुल की दीवारों के दरमियान से गुजर रहे थे और अब वो सफ़ेदी पर कागज़ की नाव की तरह बेबस नज़र आ रहे थे। शाम का सुर्ख रंग आसमान के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैलता गया।
देखते ही देखते सुर्खी से सुरमई और सुरमई से स्याह होता गया। स्याह कहते हैं काले रंग को। हत्ता कि बादाम के दरख्तों के पीछे पगडंडी भी सुनसान हो गई। फिर रात के गहरे सन्नाटे में एक तारा निकला, जिसे देखकर महसूस हो रहा था कि कोई मुसाफिर गीत गा रहा है। हवा ठंडी हो गई और नथनों को कुछ इस तरह छूने लगी कि वो सुन्न हो गए। इसके बाद अगला पैराग्राफ है, उसने मेरी आंखों ... लड़ियां पहन ली। तो इसका सियाक व सबाक आप इससे पहले जो लिखा था वो भी लिख सकते हैं, या ये मैं लिखा रही हूँ। मैं यहाँ पर अलग अलग तरह से क्यों लिखा रही हूँ कि अगर आपको ये सारे कोई भी वर्ड मिल जाए, जैसे कि ये नसरी पारा हुआ, या यहाँ पर आप इबारत भी लिख सकते हैं। मैं आपको बदल बदल कर इसीलिए लिखा रही हूँ कि अगर आपको कहीं कुछ और दिखे तो आप कन्फ्यूज ना हो। लेकिन अगर आप इबारत भी लिखेंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, सही रहेगा। और यहाँ पर आप इक्तिबास भी लिख सकते हैं, इबारत लिखिए या फिर इक्तिबास लिख दीजिए तो तब भी सही रहेगा। या आप पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पैराग्राफ। तो ये सारी चीज़ें सही मानी जाएंगी। और अगर आपको सियाक व सबाक नहीं याद है लेकिन सबक का नाम याद है और ये भी याद है कि इसको किसने लिखा, तो आप बड़ी आसानी से सियाक व सबाक बना सकते हैं। तो इसी वजह से जितने चैप्टर आपके सिलेबस में बताए गए हैं उन सारे सबक का जो मुसन्निफ है उनका नाम आप याद रख लीजिए। तो यहाँ पर आप सियाक व सबाक लिखिए कि ये नसरी पारा हमारी दरसी किताब के सबक पूरे चांद की रात से लिया गया है। इसके मुसन्निफ कृष्ण चंद्र हैं। इसके बाद तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि मुसन्निफ कहता है कि जब उस लड़की ने मेरी जानिब देखा तो मैंने उसकी गुम पुतलियों को में झांका जिनसे मोहब्बत छलक रही थी और जिनमें उस वक्त चांद जैसी चमक थी, जो मुझसे कह रहा था कि जाओ कश्ती में झील की सैर करो। आज बादाम के पीले फूलों का खुशी भरा त्योहार है। आज उसने तुमसे मिलने के लिए अपने अब्बा, अपनी सहेलियों और बहन भाइयों को धोखे में रखा है, क्योंकि आज पूरे चांद की रात है और बादाम के शगुफे सफ़ेद बर्फ़ की तरह हर तरफ फैले हुए हैं। कश्मीरी गीत छातियों में दूध के मानिंद उमड़ आते हैं। मैंने मोतियों से पिरोई हुई लड़ी उसकी गर्दन में डालकर कहा, तुम्हें आज सारी रात जागना होगा और कश्मीरी गीत गाने होंगे, बिल्कुल इस तरह जैसे चांदनी रात में ज़ाफ़रान के फूल खिलते हैं और चारों तरफ अपनी खुशबू बिखेरते हैं। इसके बाद अगला पैराग्राफ है कि उसने, यहाँ पर है कि मैंने भुट्टा एक ... लेकिन मैं ना था। भुट्टा कहते हैं जिसे हम लोग बाली बोलते हैं, तो वो भुट्टा होता है। तो इसका सियाक व सबाक लिखिए कि ये इबारत पूरे चांद की रात से ली गई है, जिसे मशहूर अफसाना निगार कृष्णचंद्र ने लिखा है। इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि मैंने भुट्टे को एक जगह से खाया और उसके दानों की चंद कतारों को रहने दिया। फिर उसने उस भुट्टे को वहीं से खाया और दानों की चंद कतारें मेरे लिए छोड़ दी। इस तरह हम दोनों ने एक ही भुट्टे को खाया। मिस्री मक्की बहुत मीठी होती है और मैंने सोचा ये तो पिछली फसल के भुट्टे थे जब मैं ना था और सिर्फ तू थी। यानी हीरो अपनी जो लड़की थी, यानी जो हीरोइन थी, उससे कह रहा है, तेरे बाप ने जब हल चलाया था और बीज बोए थे, खुदा ने बादलों से पानी बरसाया था और ज़मीन में हरे भरे पौधे उगाए। फिर ये पौधे बड़े होकर हवा से बातें करने लगे और तू मक्की के भुट्टे देखने जाती थी, तब मैं ना था। लेकिन खुदा की कुदरत से भुट्टों के अंदर दूध भरे दाने पैदा हो रहे थे, जिन पर ज़रा भी नाखून लग जाए तो दूध बाहर निकल आए। ऐसे नाजुक भुट्टे खुदा ने ज़मीन से उगाए थे, लेकिन मैं ना था। ज़मीन थी, खुदा की कारीगरी थी, मोहब्बत भरे गीत थे और सेके गए भुट्टे थे, लेकिन मैं ना था। इसके बाद अगला पैराग्राफ है कि हम दोनों ... ये दूसरा दरख्त है। तो इसका सियाक व सबाक लिखिए कि ये इक़्तिबास पूरे चांद की रात से लिया गया है। इसके लिखने वाले मशहूर अफसाना निगार कृष्णचंद्र हैं।
इसके बाद तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि हम दोनों खामोश हो गए और बच्चे जो वहाँ खेल रहे थे हमारे पास आ गए। मैंने उसके पोते को और उसने मेरी पोती को उठाया। यानी इतने अरसे के बाद एक दूसरे से मुलाकात हुई कि उनके पोती पोता भी हो गए थे। हम दोनों ने एक दूसरे के पोती पोते को चूमा और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मैंने महसूस किया कि उसकी पुतलियां चांद की तरह रोशन थीं और वो कह रही थी कि इंसान मर जाते हैं लेकिन रूह नहीं मरती, रूह हमेशा रहती है। बहार खत्म होते ही दूसरी बहार आ जाती है। छोटी मोटी मोहब्बतें भी ख़त्म हो जाती हैं लेकिन सच्ची मोहब्बत हमेशा कायम रहती है। हम दोनों को पिछली बहार देखने को नहीं मिली लेकिन इस मर्तबा देखने का इत्तिफाक हुआ और आइंदा बहार में तुम ना होगे लेकिन ज़िंदगी और मोहब्बत दोनों होंगी जिनकी खूबसूरती और मासूमियत बरकरार रहेगी। बच्चे चूँकि हमने अलग खेलना चाहते थे, बच्चे जो थे वो हमसे अलग खेलना चाहते थे, गोद से उतर पड़े और भागते हुए खोबानी के एक दरख्त के पास चले गए जहाँ एक कश्ती बनी थी। क्या ये वही दरख्त है? मैंने पूछा। उसने हंसकर जवाब दिया, नहीं, ये वो दरख्त नहीं है, ये दूसरा दरख्त है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसके जो डिफ़िकल्ट लफ्ज़ हैं उनके क्या माने हैं। तो यहाँ पर पहला लफ्ज़ है खनकी। खनकी कहते हैं ठंडक को। दूसरा है तुंग। तुंग कहते हैं ऊंचाई को, यानी जो पहाड़ की चोटियां होती है उसको तुंग बोला जाता है। इसके बाद अगला है ज़मिस्तां। ज़मिस्तां कहते हैं जाड़ा को या मौसम सुरमा को। इसके बाद अगला है रक्सा। रक्सा कहते हैं नाश्ता हुआ। इसके बाद अगला है संगलाखी। संगलाखी कहते हैं पथरीली को। इसके बाद अगला है उफ़क। उफ़क कहते हैं जहाँ आसमान व ज़मीन मिलते हुए दिखाई देते हैं उसको उफ़क बोलते हैं। इसके बाद अगला है, इसको ऊपर कर दूँ, इसके बाद अगला है करमज़ी। करमज़ी कहते हैं लाल को। और इसके बाद अगला जो लफ्ज़ है वो है शगुफ़ा। शगुफ़ा कहते हैं कली को या अनोखी बात को। इसके बाद अगला है मात करना। मात करना कहते हैं शिकस्त देना को। इसके बाद अगला है लम्स। लम्स कहते हैं छूना को। इसके बाद अगला है गोत। गोत कहते हैं खानदान या नस्ल को। इसके बाद अगला है अरियाँ। अरियाँ कहते हैं नंगा को। इसके बाद अगला है बेलोस। बेलोस कहते हैं बेगर्ज को। इसके बाद अगला है दूब। दूब कहते हैं हल्के रंग की घास को। तो इस तरह आज हम लोगों ने क्या देखा कि जो चैप्टर है पूरे चांद की रात, इसका खुलासा क्या है, यानी इसका पूरा निचोड़ क्या है उसको हम लोगों ने जाना। इसके साथ साथ हम लोगों ने जाना कि सियाक व सबाक कैसे करनी है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो हर बार आपको सियाक व सबाक देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ तशरीह कैसे की जाती है इसके बारे में भी जाना। तशरीह भी पूछते हैं एग्ज़ाम में। और जो डिफ़िकल्ट लफ्ज़ थे उनके क्या माने हैं इसको भी जाना। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम आओ सीखें विद AK है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।